कुछ करंट इश्यूज हैं, बर्निंग इश्यूज हैं जो कि अभी करंटली चल रहे हैं, न्यूज में है, आपने भी काफी सुना होगा। एंड sometime whenever you listen these kind of the topic, so you are unable to decide what is good, what is bad for our country, or what is good or bad for our society. So इन टॉपिक को डिस्कस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। रीजन दो होते हैं। पहला रीजन ये होता है कि हमें अपने क्वेश्चंस को लिखना होता है, मेंस में क्वेश्चन को लिखना होता है। दूसरा रीजन ये होता है कि हमें इंटरव्यू में जीडीपीआई के टाइम पे उन चीजों को रिप्रेजेंट करना होता है, रिप्रोड्यूस करना होता है। जब आप जीडीपीआई में अपने इंटरव्यू में उन चीजों को रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि आपका माइंड, स्टेट ऑफ माइंड क्या है, या आपने जिन सोर्स से इन चीजों को पढ़ा है वो सोर्सेस कौन से थे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप में से कोई ऐसा कोई है जो कि लाइक आई एम नॉट टेकिंग नेम ऑफ एनी ब्रांड और एनी, लाइक आई एम नॉट अगेंस्ट एनी लाइक स्ट्रीम और आइडियोलॉजी एज वेल, तो बट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप में से कोई पर्टिकुलर सोर्स को फॉलो कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल के तौर पे देना चाहूंगा, जैसे कि आप में से अगर कोई सिर्फ फ्रंट लाइन पढ़ता है, सिर्फ द हिंदू पढ़ता है, या फिर मलयाला मनोरमा का कोई सोर्स, पर्टिकुलर सोर्स पढ़ता है, so you are like watching the particular scenario from the leftist point of view, और अगर सिर्फ आप लेफ्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से या राइटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, सो वो आपका कभी भी कंक्लूजन सही नहीं हो सकता। किसी भी सिनेरियो को, करंट के किसी भी सिनेरियो को अगर आप पर्टिकुलर किसी भी आइडियोलॉजी से या किसी भी इज्म से उसको देखते हैं, सो उसका कंक्लूजन कभी भी एटलीस्ट यूपीएससी के लिए तो सही नहीं हो सकता है। इररिस्पेक्टिव आप यूपीएससी के लिए प्रीलिम्स दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर आप एनडीए के लिए आप मेंस लिख रहे हैं, और या फिर आप इंटरव्यू दे रहे हैं या जीडीपीआई दे रहे हैं। तो ऐसे ही एक बिल के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। रेदर देन गोइंग टू द बिल, तो हम बिल नहीं डिस्कस करने वाले, क्योंकि बिल अभी भी लोकसभा में या राज्यसभा में आया नहीं। यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि न्यूज में काफी बनी रहेंगी और लंबे समय तक चलने वाली। सबसे बर्निंग टॉपिक आज की डेट में, दैट इज द पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि मैं पहले सोच रहा था कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करें, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी ना ही इस पे से डिस्कशन चल रहा है और ना ही इंप्लीमेंट हो रहा है, राइट। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट बर्निंग टॉपिक होने वाला है, मैं आपको पहले से बता दूं, दैट विल बी यूनिफॉर्म सिविल कोड। और डेफिनेटली आज की डेट में, अभी आप में से कुछ लोगों को अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, 9 जून को यूपीएससी का एनडीए का जो सेकंड टर्म वाला एनडीए होता है, उसके लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आप में से कोई भरना चाहता है तो प्लीज आप यूपीएससी की वेबसाइट में जाइए, और यूपीएससी की वेबसाइट में आपको वहां पे न्यू में मिल जाएगा या फिर इंफॉर्मेशन में मिल जाएगा। आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं कि क्या कुछ जो क्राइटेरिया है सिलेबस से, या कुछ चेंज हुआ है या नहीं चेंज हुआ है। दूसरी चीजें आप ये भी देख सकते हैं, आपको फिलअप करने की डेट कब तक है, क्या एलिजिबिलिटी में कोई चेंजेस हुए, तो आप खुद में जाकर के वहां पे देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं पॉपुलेशन कंट्रोल बिल। अभी आज की डेट में यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को इम्प्लीमेंट ऑलमोस्ट कर चुका है, एंड दे आर अबाउट टू लाइक फोर्सफुली इम्प्लीमेंट दिस बिल। तो पहली बात आपको ये बता दूं, इनमें से बहुत सारे लोग आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि क्या ये बिल लग जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट का ये कहना, मैं बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं आपके लेवल पे, जिससे कि आप उस चीज को इजिली एसिमुलेट कर पाए, इम्बाइब कर पाए, इजिली चीजों को समझ पाए। आज की डेट में बहुत सारे लोग आपसे ये कहेंगे, या बहुत सारे न्यूज चैनल, यूट्यूब, सोशल मीडिया, बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे कि आप पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल है कि अगर किसी भी बच्चे के, किसी भी बंदे के 4 बच्चे हैं तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, या फिर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उसे बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा नहीं मिलने वाला है। तो क्या ऐसा होगा कि जो लोग, जिन लोगों के 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, या 2 से ज्यादा कितने भी बच्चे हैं, तो क्या उन लोगों को अभी से डिस्क्रिमिनेट करना गवर्नमेंट स्टार्ट कर देगी? तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो पहले मैं बता दूं कि जब भी कोई बिल इंप्लीमेंट होता है, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट होगा, चाहे वो अभी आज की डेट में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल इंप्लीमेंट होता है, तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूं, 1990 के पहले, 1990 के पहले साइबर क्राइम नाम का कोई भी बिल नहीं हुआ करता।
तो मतलब साइबर क्राइम ना ही क्राइम था और ना ही कोई एक्ट। उस टाइम के पहले भी बहुत सारे चालाक टाइप के लोग, बहुत सारे फ्रॉड लोग या बहुत सारे ऐसे लोग जो कि आईटी के अच्छी नॉलेज थी और उन्हें साथ में लाइक दे डू नॉट हैव ए गुड इंटेंशन, लाइक आई कैन से दे वर नॉट अ गुड सिटीजन। तो उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे लोगों के अकाउंट से पैसे उड़ा दिए, गवर्नमेंट के अकाउंट से पैसे उड़ा दिए, वगैरह वगैरह बहुत सारी जगह से पैसे उड़ा दिए। या फिर उन लोगों ने फ्रॉड करके, किसी से भी ऑनलाइन फ्रॉड करके, वेबसाइट को हैक करके, लाइक ऐसे किसी भी काम से या किसी के अकाउंट को हैक करके पैसे ट्रांसफर कर दिए, पैसे इधर उधर कर दिए, ऐसा काम किया। अब क्या हुआ, तो उस आदमी ने पर्टिकुलर, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ में बताता हूं, तो पर्टिकुलर हमारा मेरा ये कहने का मतलब है कि हम ऐसी बात करते हैं कि मैंने आपसे ये कहा कि 1990 के पहले, 1990 है ना, तो 1990 के पहले किसी पर्टिकुलर बंदे ने 1989 में, है ना, उसने क्या किया कि एक साइबर क्राइम किया। साइबर क्राइम में आज की डेट में मेरे हिसाब से आप में से शायद ही कोई होगा जिसको साइबर क्राइम ना पता हो। तो साइबर क्राइम में, साइबर क्राइम के कॉन्सेप्ट में मेनली आज की डेट में अगर बात की जाए तो ये बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो होते हैं, सबसे अनसेफ चीज आजकल यही होती जा रही है और बहुत ज्यादा बैंकिंग इस पे खर्च होता है। तो 1989 में अगर साइबर क्राइम हुआ तो किसी बंदे ने किसी आदमी के अकाउंट से, मैं कहता हूं 50 लाख रुपए उड़ा दिए, ठीक है, वो ट्रांसफर कर लिए, 50 लाख, 50 लाख ट्रांसफर। 1990 में, 1990 में साइबर क्राइम आया कि अगर कोई भी बंदा किसी भी दूसरे बंदे के अकाउंट को हैक करके उससे पैसे निकालता है, दैट विल बी क्राइम एंड इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो 1990 में एक ऑफेंस आया और उन्होंने ये कहा कि साइबर क्राइम जो होता है एक पनिशेबल ऑफेंस होता है। तो अगर कोई बंदा 1990 के बाद से अब पर्टिकुलर किसी डे में ये रूल को इंप्लीमेंट किया गया, तो 1900 अब क्या हुआ कि पुलिस ने देखा कि इस आदमी ने 1989 में कोई भी क्राइम किया है जो कि साइबर क्राइम था। तो बिल तो आया 1990 में, तो इस बंदे को, जिस बंदे ने 1989 में क्राइम किया था, दूसरे के पैसे उड़ा दिए थे, इस क्राइम के बेसिस पे उसको पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता, ठीक है। इसे हम लोग कहते क्या है, इसे बोलते हैं एक्स, ये जो होता है इसे बोलते हैं एक्स पोस्ट को फैक्टो। क्या बोलते हैं? एक्स पोस्ट को फैक्टो। एक्स पोस्ट को फैक्टो का मतलब यह होता है कि किसी भी प्रीवियस फैक्ट के बेसिस पे और आज के रूल के बेसिस पे किसी भी बंदे को पनिश नहीं किया जा सकता है, राइट। तो कुल मिलाकर के 1990 में, 1990 में जब ये बिल आया साइबर क्राइम, तो 1990 से पहले जिसने भी साइबर क्राइम किया होगा उसको की पनिशमेंट इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि जब उसने वो काम किया तो उस समय तक ये काम इलीगल नहीं था या इसके लिए कोई लॉ नहीं बना। ये इलीगल इथिकली रहा होगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लीगल नहीं। वैसे ही अगर पॉपुलेशन बिल इंप्लीमेंट होता है तो आज की डेट के बाद, लाइक जिस दिन पॉपुलेशन कंट्रोल बिल इंप्लीमेंट होगा उस डेट के बाद अगर कोई भी बंदा उसके लिए एलिजिबल नहीं है तो उस बिल के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट किया जाएगा। लेकिन इस बिल के इंप्लीमेंट होने के पहले जो लोग हैं उनको इस बिल के अकॉर्डिंग ट्रीट नहीं किया जा सकता। पहली बात मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। अब आते हैं आगे की बात पे। अब मैं आपको, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल यूपी में इंप्लीमेंट हो रहा है, तो क्या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल इंडिया में इंप्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, चाइना ने पहले 2 चाइल्ड नॉर्म्स लेकर के आए, चाइनीज पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। 2 के बाद तीसरा बच्चा इलीगल था ऑलमोस्ट, क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, आपको बता देता हूं। उसके बाद चाइनीज वर्ल्ड 1 चाइल्ड नॉर्म्स लेकर के आए और अभी उन्होंने इस नॉर्म्स को हटा दिया है, 1 चाइल्ड नॉर्म्स को। तो चाइना में फोर्सफुली बिल इंप्लीमेंट किए जाते हैं। अब इंडिया की कंडीशन देखते हैं। अब आपको शायद ये बात बेहतर पता लग जाएगी, बिल्स आएंगे, रूल्स बनेंगे, रेगुलेशन बनेंगे और आप ज्यादा अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे कि ये बिल चाहिए या नहीं चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, आपसे मेंस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या ये बिल होना चाहिए, इसको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट फिगर्स आप ऐसे ही, लाइक जैसे आप किसी अपने दोस्त से या किसी भी अपने फ्रेंड से, कलीग से बहस करते हैं, तो वैसे ही आप आर्गुमेंट नहीं कर सकते। योर आर्गुमेंट और योर लॉजिक should be backed by the like some of the some like even some vague kind of the like data as well। तो नहीं, आपको प्रॉपर डेटा नहीं आता तो आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं रिप्रेजेंट करना होता जब भी आप किसी भी बंदे के को इंटरव्यू में रिप्लाई कर रहे होते हैं, या फिर आप अप्रोक्सीमेटली करके मेंस में भी लिख सकते हैं। तो आइए इस प्रेजेंटेशन को देखते हैं जिससे हमें आइडिया होगा कि क्या पॉपुलेशन कंट्रोल बिल इंप्लीमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो क्यों, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं। मैं एक प्रेजेंटेशन आपके सामने रखता हूं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये होती क्या चीज है। सो दीज आर द टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी।
ठीक है, अब देखिए ओवर पॉपुलेशन क्या होती है, तो ओवर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग प्रॉब्लम थ्रू आउट द वर्ल्ड, बिल्कुल बात सही है। ओवर पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी समस्या धीरे धीरे बनती जा रही है। आज की डेट में आप जितने सारे हम लोग डेटा की बात करेंगे, जो इंडियन डेटा की बात करेंगे, वो हम लोग 2011 के डेटा की बात करेंगे। आप सोचोगे सर 10 साल के पहले का डेटा क्यों बता रहे हैं? द रीजन बिहाइंड इट, 2021 में पॉपुलेशन सेंसस होनी थी और इस कोविड की वजह से सेंसस नहीं हो पाई। तो अभी भी हमारे पास कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से ऑथेंटिक डेटा, करंट डेटा नहीं है। तो हमारे पास जो लेटेस्ट अपडेटेड डेटा है इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, तो दैट इज 2011। तो आज की डेट में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7 बिलियन। देयर विल बी ऑफ कोर्स सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ फूड, वाटर, एनर्जी इन डेवलपिंग कंट्री। तो मेनली डेवलपिंग कंट्री में जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो, अब डेवलपिंग कंट्रीज कौन से हैं? आपको रफ आइडिया मैं दे देता हूं। इंडिया, चाइना, ब्राजील, आप इनको आइकॉनिक डेवलपिंग कंट्री कह सकते हैं। तो इंडिया, चाइना, ब्राजील और इसमें साउथ अफ्रीका को, आप इन चारों कंट्री को ले सकते हैं। जितने भी डेवलपिंग कंट्री उनमें लीडिंग कंट्री यही, ठीक है। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इम्पीड डेवलपमेंट, बिल्कुल बात सही है कि जितनी भी रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ अगर होती है तो रिसोर्सेज कम पड़ते जाते हैं और उससे क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है, किसी कंट्री की ग्रोथ होती है, वो इम्पीड हो जाती है। तो क्या फिर पॉपुलेशन किसी भी तरह से ह्यूमन रिसोर्स की तरह भी काम करती है? इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी है। देखिए, इंडिया एंड मेनी थर्ड वर्ल्ड कंट्री। अब थर्ड वर्ल्ड कंट्री कौन से होते हैं? तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की जब हम लोग बात करते हैं तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हम किसको काउंट करते हैं? तो देखिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्री उनको कहा जाता है जो बहुत ही गरीब कंट्री हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नाइजीरिया हो गया, मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्री हो गए, इनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहते हैं। नाइजीरिया हो गया, सोमालिया हो गया, आपने इन देशों का नाम सुना होगा। ये सब थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आते हैं जहां पे गरीबी बहुत ज्यादा है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, इन सब की क्राइटेरिया, इन सब का एक अपना डेफिनेशन का एक क्राइटेरिया है और यूनाइटेड नेशन ही डिफाइन करता है कि इनमें से कौन सा थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में सबसे गरीब कंट्री आता है, ठीक है। लेबनान भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ही आएगा। सीरिया हो गया आपका, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आएगा। तो मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्री, मिडिल ईस्ट मतलब लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ये वाला पार्ट, और बाकी साउथ अफ्रीका के बहुत सारी कंट्री, कुछ एशिया की कंट्री भी इसमें आते हैं जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आते हैं। जहां पर प्रॉपर फूड भी अवेलेबल नहीं है, उनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री की कैटेगरी में रखते हैं। It is being argued that situation has arisen because of the development these countries has failed to maintain the pace with population growth. Even हमारे कंट्री में भी हम अपने पॉपुलेशन ग्रोथ की पेस को कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है। हमें जिस हिसाब से करना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमें इस बिल को बहुत पहले लेकर के आना चाहिए था। और आज की डेट में सिचुएशन ये है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ऐसे बहुत सारे पार्ट है कंट्री के जो कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जो क्राइटेरिया है उसको बहुत पहले क्रॉस कर चुके हैं। दे आर नॉट क्रॉसिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, दे हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड मेनी इयर्स अगो, बहुत साल पहले, अ डिकेड अगो और मे बी अ 2 डिकेड अगो। सो वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के जो क्राइटेरिया है उसको ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कॉजेज पॉवर्टी, बिल्कुल बात सही है, एंड प्रूव्स टू बी बैरियर इन डेवलपमेंट। तो जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो इन चीजों को इम्पैक्ट करती है। कौन से? हमारे ग्रोथ को इम्पैक्ट डालती है और किसको करती है? जो हमारा डेवलपमेंट होता है उसको। कैसे? क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, सोसाइटी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर पड़ता है और पर कैपिटा इनकम धीरे धीरे गिरती जाती है। ये मैंने आपको कुछ ब्रॉड व्यूज दिए जिनके जो ब्रॉड पॉइंट्स है जिसको कि ये रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ इंपीड करती है, अफेक्ट करती है। अब देखिए कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। पॉपुलेशन क्या होती है? तो पॉपुलेशन क्या होती है, ये थॉमस का एक 1973 में थॉमस ने एक बड़ी फेमस कॉन्सेप्ट दिया था और ये उनके इस डेफिनेशन को हम काफी इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया। द पॉपुलेशन ऑफ एरिया इज टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल अलाइव इन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जितने लिविंग लोग रह रहे होते हैं उसको हम पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होती है? डेमोग्राफिक थ्योरी, ये ज्योग्राफी की थ्योरी है, यहाँ पे हम साइंस के कॉन्सेप्ट को डील नहीं कर रहे हैं। और पॉपुलेशन मेनली जो टॉपिक है, वैसे तो हम इसको एनवायरमेंट इकोलॉजी में, बायोलॉजी में ही पढ़ते हैं, लेकिन वैसे पॉपुलेशन ज्योग्राफी का टॉपिक। The theory of demographic transition assert that the population explosion implying the sudden surge in the rate of the population growth, it is a transitory phenomena that occurs in the second stage of demographic transition due to rapid fall of mortality rate and without corresponding to fall in the birth rate. अब इसका कुल मिलाकर के मतलब क्या है मैं आपको बताऊं। देखिए, सेकेंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है? अभी फर्स्ट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, तीनों में आपको बताना।
डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, मतलब कि पॉपुलेशन का जो फेस है वो चेंज। पहले क्या होता है, इंडिया जब इंडिपेंडेंट नहीं था तो उस टाइम पे बर्थ रेट भी ज्यादा थी लेकिन डेथ रेट भी ज्यादा थी। मतलब डेथ रेट मींस मोर्टेलिटी रेट ज्यादा थी और बर्थ रेट भी ज्यादा थी। तो कुल मिलाकर के ज्यादा लोग पैदा होते थे और ज्यादा लोग मरते थे। मैं सीधी लैंग्वेज में अगर आपसे बात करूं तो क्या होता था, पैदा होने वालों की संख्या भी उतनी ही ज्यादा थी, पॉपुलेशन उतनी ज्यादा थी, और मरने वालों के नंबर्स भी ज्यादा थे। इसलिए कुल मिलाकर के पॉपुलेशन स्टेबल रहा करती थी। ठीक है, अब क्या हुआ, धीरे 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 फैसिलिटीज अवेलेबल होती जाती, जिसकी वजह से बर्थ रेट पे तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते लेकिन डेथ रेट पे कंट्रोल कर लेते हैं। तो जब डेथ रेट पे कंट्रोल कर लेते हैं तो मरने वालों के नंबर हो जाते हैं कम, लेकिन पैदा होने वालों के नंबर घटने की जगह और बढ़ जाते हैं, जिससे कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। यही केस इंडिया में आज की डेट में हो रहा है और अभी इलॉबरेट करके डिस्कस करते हैं। बर्थ रेट क्या होती है, 1000 पीपल आउट ऑफ 1000 पीपल, है ना, कितने सारे लोग पैदा हुए हैं ना, तो टोटल नंबर ऑफ बर्थ एट पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, है ना, 1000 लोगों में कितने सारे लोग पैदा हुए पर ईयर, इसको हम क्या बोलते हैं, बर्थ रेट। मॉर्टेलिटी रेट क्या होती है, द टोटल नंबर ऑफ द डेथ पर 1000 इंडिविजुअल पर ईयर, एक साल में 1000 लोगों में से कितने सारे लोग मर गए, उसको हम डेथ रेट कहते हैं। टीएफआर क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट। ये वो टर्म्स है जो फ्रीक्वेंटली आप न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं, इसलिए आपको ये टर्म्स पता होने चाहिए, क्योंकि जब भी आप पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के बारे में डिस्कशन करेंगे, ये जो जितनी भी आपकी टर्मिनोलॉजी है ये बार बार आपको दिखाई देती रहेंगी, इसलिए इन टर्मिनोलॉजी को आपको विशेष ध्यान देना है, इसमें इनको याद रखें, इनफैक्ट आपको मेमोराइज करके रखें। टीएफआर क्या है, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी बोर्न टू ए वुमन ओवर हर लाइफ। मतलब कि किसी पर्टिकुलर वुमन ने अपनी पूरी फर्टिलिटी वाली लाइफ में, जब तक उसका मेनोपॉज नहीं हो जाता, जब तक कि वो बर्थ करने में कैपेबल है, तब तक उसने कितने सारे बच्चों को बर्थ दिया, इसको हम क्या बोलते हैं, टीएफआर बोलते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट, राइट। अब देखो, अब बोलोगे सर बताने का क्या मतलब हुआ, बिल्कुल मतलब हुआ, इंडिया में पहले मैरिजेबल एज 14-15 हुआ करती, फिर गवर्नमेंट ने 19 किया, आज की डेट में 21 कर दिया। ठीक है, तो गवर्नमेंट का कहना है कि 21 के बाद आप शादी करें। तो क्या हुआ, 10 साल के आसपास, 8-10 साल के आसपास गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो फर्टिलिटी टाइम था, है ना, पहले क्या होता था, कोई पर्टिकुलर जो फीमेल जो कपल है या पर्टिकुलर मेल फीमेल जो कपल है, वो एट द एज ऑफ 14 से 15 से लेकर के वो 50 तक की एज तक लाइक वो बर्थ दे सकते थे, राइट। अभी क्या हुआ, ये जो फर्टिलिटी टाइम पीरियड है उसको कम कर दिया गया। कैसे कम किया, मैरिज की एज बढ़ा करके, तो जिससे क्या हुआ, पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। आगे चलते हैं, अब ये आते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की स्टेजेस देखते हैं। फर्स्ट स्टेज क्या होती है, जब कोई कंट्री पुअर होता है, तो जैसे कि आज की डेट में नाइजीरिया, सोमालिया, इन सारे कंट्रीज में, सूडान, इन सारे कंट्रीज में टोटल बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स आर हाई। बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी। बर्थ रेट हाई है इलिटरेसी की वजह से, और डेथ रेट हाई है मेडिकल फैसिलिटी ना होने की वजह से। हेंस द पॉपुलेशन रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट, तो जिससे पॉपुलेशन कांस्टेंट रहती है, जिन कंट्रीज की मैंने बात की, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। सेकंड, इंडिया इस स्टेज में, सेकंड हम डेमोग्राफिक सेकंड स्टेज में, कैसे, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बिकॉज डिस्पाइट ऑफ सब्सटेंशियल रिडक्शन इन द मोर्टेलिटी रेट देयर इज नो करस्पॉन्डिंग डिक्लाइन इन द बर्थ रेट। कंट्री ग्रो करता है, फैसिलिटीज बढ़ती हैं, फैसिलिटीज बढ़ने की वजह से क्या होता है कि जो डेथ रेट होती है वो तो कम हो जाती है लेकिन बर्थ रेट कम नहीं होती। इंडिया में यही सीन है। तो हम पॉपुलेशन ग्रोथ की सेकेंड ट्रांजिशन स्टेज में, जहां हमने डेथ रेट तो कम कर दिया है लेकिन बर्थ रेट कम नहीं, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना चाहिए। ये लॉजिक होगा पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के पॉजिटिव। ठीक है, थर्ड, यहां पर क्या होता है कि जो डेवलप कंट्री है वो थर्ड डेमोग्राफिक स्टेज में, कैसे, बर्थ रेट डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली एंड दस द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रिमेन्स लो। तो यहां पर डेथ रेट तो पहले से कम थी, अब बर्थ रेट यहां पे डिक्लाइन हो गई। अमेरिका जैसे कंट्री में वहां पे ऑलमोस्ट पॉपुलेशन स्टेबल है और इतनी ही होनी चाहिए, लेकिन कुछ कंट्री ऐसे हैं जो फोर्थ ट्रांजिशन स्टेज में, वो यहाँ पे मेंशन नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टेज नॉर्मली नहीं होती, और वो नेगेटिव साइन, जैसे कि जर्मनी, वहां पर क्या है, बर्थ रेट बहुत कम है और डेथ रेट भी बहुत कम है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, जिससे कि यूथ कम है और ओल्ड एज पीपल मींस नॉन वर्किंग पॉपुलेशन इकट्ठा होती जा रही है, तो वहां पे नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। ये भी किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही नेगेटिव साइन होता है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो एक पॉजिटिव साइन होता है
किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी के लिए, राइट? क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन के लिए पॉपुलेशन ज्यादा होनी ही चाहिए। मींस इंडिया चाइना के पास ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा है। अगर हमारे पास हम सबको एम्प्लॉयमेंट दे पाए तो शायद वर्ल्ड में कोई भी कंट्री हमको कम्पीट नहीं कर पाएगा। अगर हम सबको एम्प्लॉयमेंट दे दें तो हमें चाइना, सबको छोड़िए आप, अगर हम 50% लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे दें प्रॉपरली तो भी हमको चाइना में, लाइक टुमारो वी कैन सक्सीड चाइना, कल 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 चाइना को अपन पीछे कर सकते। माल्थस का व्यू था पॉपुलेशन टेंड टू इंक्रीज लाइक ज्योमेट्रिक रेट। तो पॉपुलेशन उसने कहा ज्योमेट्रिकल रेट में बढ़ती है, पावर्स के रेट में बढ़ती है। फूड कैन ओनली इंक्रीज अर्थमेटिकली, है ना? मतलब कंपैरेटिवली जो फूड होता है वो स्लो ग्रो करता है। पॉपुलेशन एक्सपेंड एंड ईट अप एनी सरप्लस। पॉपुलेशन अगर बढ़ी तो आप कितना भी पैदा कर लीजिए, कितना भी सरप्लस पैदा कर लीजिए, वो सबको फिनिश कर देगी, खा के खत्म कर देगी। चूज द मॉरल चेक और पॉजिटिव चेक, पॉजिटिव चेक। तो कुल मिलाकर के माल्थस की अगर बात मानी जाए तो हमें करना क्या होता है, हमें जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है उसको मॉरली कम करना होता है। मॉरली कम करने का मतलब क्या हुआ, ज्यादा लोगों को एजुकेट किया जाए जिससे कि पॉपुलेशन ग्रोथ को अपन क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। अब आइए आगे आते हैं। देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन का ट्रेंड अब आप यहाँ पे समझ पाएंगे। यहाँ पे ये ग्राफ दिखाने के पीछे रीजन क्या है, आप देखिए यहाँ पर जैसे जैसे आप देख रहे हैं 1950, 2000, 2050, अब आप देखेंगे स्टार्टिंग से जितने डेवलप्ड कंट्री हैं उन्होंने ऑलमोस्ट बहुत स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ना? और यहाँ पे टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, आप वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन में मेनली कौन कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, डेवलपिंग कंट्री कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट? यही रीजन है पॉवर्टी की, डेवलपिंग कंट्री अपने डेवलपिंग वाली स्टेज से डेवलप्ड वाली स्टेज में नहीं जा पा रहे हैं। देखिए पहले क्या था, 1804 है ना, 123rd ईयर में, है ना, 123 साल में, 123 ईयर में यहाँ पर क्या हुआ, सेकंड बिलियन, हम 2 बिलियन पॉपुलेशन हुए। उसके बाद 33 ईयर में आप देखिए 3 बिलियन पॉपुलेशन, 14 ईयर में 4 बिलियन पॉपुलेशन, 13 ईयर में, अगले 13 ईयर में 5 बिलियन, 1 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ती आ रही है और टाइम स्पॉन कम होता जा रहा है। ये ट्रेंड दिखा रहा है कि किस स्पीड से वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ रही है। यहाँ पर आप देखिए चाइना टॉप पे है और हम सेकंड नंबर पर, है ना? अब आप देखेंगे नाइजीरिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, देखिए नाइजीरिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, नाइजीरिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 26.84 है। आप देखिए यहाँ पर ऊपर से नीचे तक ट्रेंड देखेंगे, सबसे ज्यादा टॉप पे पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है, रिप्रोडक्शन रेट है, वो कहाँ पे, नाइजीरिया में। पाकिस्तान भी उसके पीछे है ना? हालांकि इस कंपेरिजन में अगर आप देखेंगे तो इंडिया और चाइना का कम है, लेकिन आप देखिए चाइना और हम हमें देखिए जो डिक्लाइन हुआ, चेंज में डिक्लाइन हो रहा है ना, तो डिक्लाइन में आप देखेंगे यहाँ पर जो ये डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थे, तो हमें आप में चाइना में बहुत डिक्लाइन हुआ 5.43, लेकिन हमारा अभी भी चाइना के कंपेरिजन में बहुत हाई है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। तो हमें तो इसको पूरे कंट्री में इंप्लीमेंट करना चाहिए। और आप देखिए ये डिकेडल ग्रोथ रेट 2001, 2011 लेटेस्ट डेटा है, सबसे जो अवेलेबल लेटेस्ट डेटा है पूरे वर्ल्ड का। कंट्री वाइज शेयर ऑफ पॉपुलेशन अब आप यहाँ पे देख पा सकते हैं, 19.4 पूरे वर्ल्ड का चाइना है और 17.5 इंडिया है। अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बाकी सब हमसे बहुत पीछे है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ में इस पॉपुलेशन के पूरे पूरे पॉपुलेशन में आप देखिए इंडिया और चाइना का कंट्रीब्यूशन देखिए कितना हाई कंट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, अब इंडिया की बात समझते हैं। इंडिया इज द सेकंड पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हमारी पॉपुलेशन 1.21 बिलियन थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, और आप देखिएगा 126 को अप्रॉक्सीमेटली क्रॉस कर जाएगी आप इस बार जब पॉपुलेशन, और मे बी 135 भी टच कर सकती है कांट से। तो आप देखिए जिस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, तो ये हमारा डेटा है। इंडिया ऑलरेडी कंटेन 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का हम लोग कितना, 17.5 इसका अभी भी हमारे पास प्रेजेंटली है। हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 1.5, रैंकिंग 19th इन द वर्ल्ड। तो उस हिसाब से हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 19th है, पूरे कंट्री में 19th है। तो 90 पॉइंट पे हम लोग आ रहे हैं, हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ है उस हिसाब से। तो उस हिसाब से हम लोग पूरे वर्ल्ड में ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं, बट स्टिल वी नीड टू कंट्रोल इट। इंडिया हैज मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन बिलो 25। ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है। इंडिया में 25 साल से कम जो पॉपुलेशन के लोग हैं, मींस जो यूथ पॉपुलेशन है, राइट, वो हमारे पास बहुत है। मैंने इसीलिए बोला कि अगर हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाए तो हम बाकी पूरे वर्ल्ड को पीछे कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन में नहीं चाहिए। Expected that in 2020 the average age of the Indian
will be 29 years compared to 37 the China 48 of the Japan। तो यहाँ पर जो एवरेज एज ऑफ इंडियन मतलब कि टोटल करंट सिनेरियो पे मैक्सिमम और मिनिमम को अगर लिया जाए तो कुल मिलाकर के डेटा ये कहता है कि हमारे पास यूथ वर्किंग पॉपुलेशन सबसे ज्यादा 2020 में है, राइट। तो हमें जरूरत किसकी है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जरूरत है। बार बार मैं इस बात को कह रहा हूँ, लेकिन पॉपुलेशन को चेक करना पड़ेगा, वरना अभी थोड़ी देर पहले माल्थस ने कहा कि आप कितना भी पैदा कर लीजिए, अगर पॉपुलेशन ग्रोथ आपकी रुक नहीं रही है तो आप क्या करेंगे? आप कितना भी पैदा कर लीजिए, वो सब पॉपुलेशन फिनिश कर देगी। आगे उत्तर प्रदेश। अब आते हैं यूपी के बारे में। तो मैं बार बार इस बारे में एम्फेसाइज कर रहा था कि यूपी में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल योगी जी लेकर के आ रहे हैं, वो कितना रेलेवेंट है और कितना रेलेवेंट नहीं है, इसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए यहां पर उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन द कंट्री विद ऑलमोस्ट 200 मिलियन पीपल विच इज मोर देन अ पॉपुलेशन ऑफ ब्राजील। आप समझिए एक ब्राजील हमारी यूपी में अकेले है। बहुत दिन से गवर्नमेंट इस बारे में भी बात कर रही है और बहुत सारी गवर्नमेंट बात कर रही है कि यूपी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, पूर्वांचल, अवध और हरित प्रदेश, 3 पार्ट में। अभी कभी हम लोग इस बारे में बात करेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट को लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली एनडीए का पार्ट नहीं है, इसीलिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक नहीं लेकर के आता हूं, ये एक्सक्लूसिवली यूपीएससी का पार्ट है। कभी जरूरत पड़ेगी तो इस पर भी डिस्कशन किया जाएगा। द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, समझिए महाराष्ट्र मतलब सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, तो फर्स्ट नंबर पे यूपी है, सेकंड पे महाराष्ट्र है, एट 312 बिलियन। तो यहाँ पे 312 मिलियन पॉपुलेशन है दोनों को मिलाकर के, महाराष्ट्र को और यूपी के, जो कि यूएसए की पॉपुलेशन से ज्यादा। आप समझिए हमारे 2 स्टेट और यूएसए एक तरफ, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे अंदर पॉपुलेशन कितनी ज्यादा पॉपुलेशन। ये थोड़ा कुछ डेटा दिया हुआ है, ओके। आप देखिए यहाँ पर, अब अगर वैसे आप ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट थी, है ना, परसेंटेज डिकेडल ग्रोथ रेट, है ना, हर 10 साल में, डिकेडल मींस हर 10 साल में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी, तो पहले 21 से 24 हो गई, कब? 1961-71 में। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारे यहाँ कब रही? क्वेश्चन है 61-71, है ना, 1960-1970 के बीच पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। उसके बाद धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो गिर रही है। तो 17 पे हम पहुंचे, लेकिन अभी भी स्टिल वी आर एट वेरी हायर एंड, है ना। इसे हमें 5 से नीचे लाना पड़ेगा, किसी भी कंडीशन में 4 के आसपास लाना पड़ेगा, तभी जाकर के हम प्रॉब्लम से फ्री हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये किस वजह से धीरे धीरे एजुकेशन इंडिया में बढ़ती जा रही है, एजुकेशन का इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम हो। अब आते हैं, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रूरल इंडिया में धीरे धीरे पॉपुलेशन कम हो रही है और अर्बन एरिया में बढ़ रही है। अब ये ग्रोथ ट्रेंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये ग्रोथ ट्रेंड ये भाई साहब नहीं कह रहा है कि जो सिटीज हैं जहां पर ज्यादा लिटरेसी है वहां पे रेट ऑफ रिप्रोडक्शन या बर्थ रेट ज्यादा है, नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि रूरल एरिया से माइग्रेशन हो रहा है। दिल्ली में अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 लाख लोग हर साल जाकर के बस जाते हैं। तो दिल्ली की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इतनी ज्यादा है, किस वजह से? माइग्रेशन की वजह से। यूपी से लोग जाते हैं, बिहार से लोग जाते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, झारखंड से जाते हैं, कुछ मध्य प्रदेश से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, अलग अलग पार्ट से कंट्री के लोग आकर के दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, जिसकी वजह से इन सिटीज में माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो अर्बन पॉपुलेशन बढ़ने के पीछे मेजर रीजन क्या है? माइग्रेशन, याद रखिएगा, दैट इज नॉट ए बर्थ रेट। पॉपुलेशन ये कंट्री, आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए कंपैरिजन है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंपैरिजन। उत्तर प्रदेश 200 और ब्राजील 194। यूपी की पॉपुलेशन ब्राजील से ज्यादा है, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन जापान से ज्यादा है, बिहार की पॉपुलेशन एक मैक्सिको से, आप समझिए हमारे यहाँ स्टेट और कंट्री पॉपुलेशन। वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन फिलीपीन से ज्यादा है, आंध्र प्रदेश जर्मनी से ज्यादा है, मध्य प्रदेश टर्की से ज्यादा पॉपुलेशन, तमिलनाडु की पॉपुलेशन ईरान से ज्यादा है, राजस्थान थाईलैंड से ज्यादा है, कर्नाटका यूके से ज्यादा है, और गुजरात की पॉपुलेशन इटली से ज्यादा है। अब आप समझिए इधर ये कंट्री और हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ इंडिया के अंदर अगर पॉपुलेशन के ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हर स्टेट अपने आप में किसी न किसी कंट्री के बराबर पॉपुलेशन रखता है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, है ना, डेंसिटी क्या होती है? पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने सारे लोग रह रहे हैं। विद द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 382 पर किलोमीटर स्क्वायर, इंडिया रैंक 31st अमंग द मोस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन कंट्री। तो वैसे हमारा एरिया ज्यादा है, इसलिए डेंसिटी अभी भी हमारे यहाँ कम है। आप देखेंगे सिंगापुर नंबर 1 पे है, तो याद रखिएगा सिंगापुर में पॉपुलेशन, आपको लगता होगा जापान है, जापान नहीं है, सिंगापुर टॉप पॉपुलेटेड कंट्री है।
जहाँ पे डेंसिटी बहुत ज्यादा है। यही कारण है कि सिंगापुर में वहाँ पे एकोमोडेशन जो है दैट इज वेरी कॉस्टली अफेयर। तो इंडिया अकाउंट्स ओनली 22.4% सरफेस एरिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में जितना लैंड का सरफेस एरिया 2.4% एरिया इंडिया में है, और इट कॉन्ट्रीब्यूट 17.5% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। अब आप समझिए रेशियो बहुत खराब है, बहुत गलत रेशियो है। तो हमारे पास पूरे वर्ल्ड में जितनी जमीन है, जितना लैंड, उसका 2.4% है, और पॉपुलेशन कितनी 17.4। तो भाई साहब ये रेशियो बहुत खराब है ना। तो इस रेशियो को इंप्रूव करने की जरूरत है। ये रेशियो तभी इंप्रूव हो सकता है जब हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत कम हो जाए, तब पॉसिबल। आ गया ये स्टेट वाइज डेंसिटी का एक क्राइटेरिया है। बिहार सबसे ज्यादा डेंसिटी है, फिर वेस्ट बंगाल, केरला। किसी जमाने में केरला में डेंसिटी सबसे ज्यादा होती थी। लिटरेसी देखिए, लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पॉपुलेशन डेंसिटी केरला में बहुत नीचे चली गई है, वेस्ट बंगाल उसके बहुत ऊपर है ना। यूपी और केरला आप देखिए आसपास ही थोड़े थोड़े। तो ये लाइक अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है मेनली जो आपके कॉम्पिटिशन के लिए क्वेश्चन है, वो ये सब क्वेश्चन है। ये डेटा सीक्वेंस ये क्वेश्चन के फॉर्म में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे आने वाले क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार हैव द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अमंग द इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी रिस्पेक्टिवली। तो अगर हम स्टेट्स की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश स्टेट है जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन है। और अगर हम बात करें, इवन ये यूपीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी की, तो अंडमान और निकोबार वो पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी जहां पे पॉपुलेशन सबसे कम है। डेंसिटी पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर आप देखिए, डेंसिटी भी कितनी स्पीड से बढ़ी है। 2011 में 382 डेंसिटी है 2011 में, ठीक है। तो ये 2011 का सेंसस के अकॉर्डिंग डेंसिटी। सेक्स वाइज कंपैरिजन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, सेक्स रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो आउट ऑफ 1000 मेल्स कितने फीमेल हैं, दैट इज द सेक्स रेशियो। केरला का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है आज की डेट में, है ना। किसी जमाने में राजस्थान और हरियाणा का सेक्स रेशियो बहुत लो था, लेकिन आज की डेट में काफी अच्छा इंप्रूव हुआ है। वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक प्रोग्राम चलाया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसका काफी इंपैक्ट पड़ा, जिसकी वजह से हरियाणा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में, सेक्स रेशियो के ग्रोथ के रेट में बहुत तेजी से हरियाणा ने इंप्रूव किया। ऑल टाइम लोएस्ट सेक्स रेशियो 927 था 1991 में। द सेक्स रेशियो इंडिया शोन इंप्रूवमेंट ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड, बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। ये लिटरेसी रिप्रेजेंट करती है, इस बात से ये रिप्रेजेंट करता है कि मेल फीमेल के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, फीमेल फीटोसाइट होती थी, वो कितना ज्यादा उसमें इंप्रूवमेंट आया है। तो सेक्स रेशियो इंडिया में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ लास्ट पिछले 20 सालों में। सेक्स रेशियो पर रिसेंट सेंसस 940 है, और मैं आपको बता दूं आज की डेट में 945 प्लस सेक्स रेशियो हो चुका है इंडिया का। तो ये बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है। 646 के आसपास किसी जमाने में रेशियो हुआ करता था, कहाँ था, हरियाणा। और आज की डेट में 750 के आसपास सेक्स रेशियो, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है सेक्स रेशियो में। सो दैट इज रियली वेरी गुड थिंग, और ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और केरला में सेक्स रेशियो में अप्रोक्सीमेटली 1000 मेल्स में 1033 फीमेल के आसपास है अप्रोक्सीमेटली, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। तो मतलब वहां पे फीमेल्स मेल के कंपेरिजन में ज्यादा है। अब क्यों ज्यादा है आपको इसमें देखना चाहिए सेक्स रेशियो, राइट। देखिए सेक्स रेशियो में धीरे 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 इंप्रूवमेंट हो रहा है, अभी नीचे आया, फिर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट काफी हो रहा है। अब आप देखेंगे सेंसस इन इंडिया। अब पॉपुलेशन सेंसस इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, मतलब कंपाइलिंग द डेटा। तो सेंसस क्या होती है, हम जिससे पूरे वर्ल्ड, पूरे कंट्री में लोगों का डेटा कलेक्ट करते हैं, कितने सारे लोग पैदा हुए, कितने सारे लोग मर गए, कितने सारे लोग यूथ हैं। तो पूरे कंट्री का हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा के बेसिस पे इसको हम सेंसस कहते हैं। इट इज रेगुलरली अकर्ड ऑफिशियल काउंट अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन। तो ऑफिशियली इंडिया में हर 10 साल में, हर 10 ईयर में हम लोग पॉपुलेशन को काउंट करते हैं। 1871 India census was the first comprehensive census of the India and a component of the British Empire. 1871 वो पहला साल था जब पॉपुलेशन इंडिया में काउंट की गई, और ये ब्रिटिश एम्पायर ने काउंट करवाई पॉपुलेशन। अब उनका क्या पर्पस था, वो डेटा रिट्राइव करना चाहते थे, ये पर्पस था उनका। ये पर्पस नहीं था कि इंडिया को डेवलप कैसे किया जाए। आज की डेट में जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसका पर्पस होता है कि इंडिया को डेवलप कैसे किया जाए, राइट। अब आगे आते हैं सेंसस रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो हम सेंसस के बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि कॉज क्या है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ का अभी भी टॉप कॉज क्या है, हाई बर्थ रेट, रिलेटिवली लोअर डेथ रेट। तो चलिए ये डेथ रेट कम है, दैट इज अ गुड थिंग। माइग्रेशन इज वन ऑफ द लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, जो हम अभी कह रहे थे। तो पहला और थर्ड वाला जो फैक्टर है, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसके बेसिस पे
हम ये समझ सकते हैं कि आखिर पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों हो रही है, क्या रीजन। आगे आते हैं, इंट्रैक्शन है ना। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है? बर्थ रेट और इमिग्रेशन, मतलब कितने सारे लोग पैदा हुए और कितने सारे लोग आ गए। तो अगर मुझे दिल्ली की पॉपुलेशन देखनी है तो मैं देखूंगा कितने सारे लोग ऐसे हैं, कितने बच्चे दिल्ली में पैदा हुए और कितने लोग बाहर से दिल्ली में आ गए, प्लस इसको मैं माइनस करूंगा, है ना। किस चीज से कम करूंगा? तो माइनस में क्या करूंगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को हम लोग देखने के लिए अब इसे हम माइनस करते हैं किस चीज से, हम ये देखते हैं कि कितने सारे लोग इसमें से उनकी मॉर्टेलिटी हो गई और कितने लोगों का इमाइग्रेशन हुआ। तो इमाइग्रेशन कितने सारे लोग दिल्ली से चले गए, इससे मुझे पता लग जाती है कि किसी भी कंट्री की या अपने कंट्री की या किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है। रीजन फॉर हाई बर्थ रेट, इकोनॉमिक फैक्टर मतलब गरीबी, और प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रेरियन सोसाइटी का होना, ज्यादा हाथ होंगे, ज्यादा एग्रीकल्चर, ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होंगे, राइट। और नेक्स्ट क्या हो सकता है? स्लो अर्बनाइजेशन प्रोसेस, लाइक ये फैक्टर रिट्राइव किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से हमने रिट्राइव किए हैं, है ना। पॉवर्टी, तो पॉवर्टी भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़े। अब आप पूछोगे पॉवर्टी कैसे हो सकती है? गरीब लोगों का ये मानना होता है कि जितने सारे बच्चे होंगे उतने सारे अर्निंग हैंड होंगे और उतनी ही ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, तो इस वजह से लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, राइट। अब आगे आ जाते हैं। सो देखते हैं सोशल फैक्टर, नियर यूनिवर्सली लाइक ऑफ मैरिज। तो अब देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ मैरिज में देखिए प्रेजेंटली इंडिया है 50 एंड 40 आउट ऑफ द 1000 वुमेन रिमेन्स अनमैरिड। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंटली इन इंडिया बाय द एज ऑफ 50 ओनली 5 आउट ऑफ 1000 इंडियन वुमेन रिमेन्स अनमैरिड। तो मतलब यहाँ पे जो लाइक ज्यादा में लोग मैरिज करते हैं, दैट इज ए फैक्टर, सोशल फैक्टर है, इसको सोशल फैक्टर यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। ये लाइक मेरा व्यू नहीं है, ये दैट इज दीज आर अकॉर्डिंग टू द डेटा, तो आप समझिएगा। लोअर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो कम उम्र में शादी हो जाना, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। रिलीजियस एंड सोशल सुपरस्टिशंस, है ना, कि ज्यादा बच्चे होने चाहिए वगैरह वगैरह। कुछ रिलीजियस फैक्टर होते हैं जिन लोगों को ये लगता है कि रिलीजन डिसाइड करेगा कि कितने सारे बच्चे होने चाहिए। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारे बच्चे को मैनेज किया जा सकता है, इसलिए तो ये सोशल फैक्टर है जो पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ाते हैं। लैक ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अनअवेयरनेस अबाउट फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग के लिए अवेयरनेस नहीं। गवर्नमेंट बहुत प्रयास करती है, बहुत एफर्ट डालती है कि लाइक फैमिली प्लानिंग मींस पॉपुलेशन को रिड्यूस किया जा सके, और ये वर्ल्ड का पहला प्लान था जो पूरे वर्ल्ड में, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री विच केम विद द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। सोशल एंड रिलीजियस बिलीफ, स्पेशली इन द रिलेशन टू कॉन्ट्रासेप्शन एंड अबॉर्शन। तो बहुत सारे सोशल और रिलीजियस बिलीफ है कि कॉन्ट्रासेप्शन जो होता है दैट इज अगेंस्ट रिलीजन, तो जिसकी वजह से भी फैमिली प्लानिंग नहीं हो पाती और बर्थ रेट बढ़ रही है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दैट इज ऑल्सो लाइक इन्फेंट, लेकिन ये एक अच्छा साइन भी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट स्लो है, इसका मतलब कि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हैं, तो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सर्वाइव कर पाते हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। बट ये जो 8वां फैक्टर है इसको कि हम नेगेटिव फैक्टर नहीं मानते, ये एक तरह से पॉजिटिव फैक्टर भी है, हालांकि ये भी पॉपुलेशन ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करता है। रीजन फॉर डिक्लाइन एंड मोर्टेलिटी रेट, अब क्या हुआ? एलिमिनेशन ऑफ फेमाइंस, फेमाइंस नहीं आती जिससे डेथ रेट कम हो गई है। कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक, हमने बहुत सारे एपिडेमिक में कंट्रोल कर लिया है, जैसे कि पोलियो एरेडिकेट कर लिया हमने, लेप्रोसी एरेडिकेट कर लिया हमने। सप्लाई ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, हम ड्रिंकिंग वाटर सैनिटरी नहीं है, हाइजीन, ठीक है। तो मोर्टेलिटी रेट कम होने के पीछे रीजन है ये, और ये पॉजिटिव रीजन है, इसका मतलब कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। डेफिनेटली किसी भी ग्रोइंग कंट्री में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए, राइट। न्यूट्रिशनल लेवल, लिविंग स्टैंडर्ड हमने क्या किया है, अपग्रेड कर दिया है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, एक्सपेंडेड मेडिकल फैसिलिटीज, तो ये सब फैक्टर हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। बर्थ रेट एंड डेथ रेट इन इंडिया, तो देखिए यहाँ पे बर्थ रेट धीरे धीरे बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, लेकिन फिर धीरे धीरे हमने देखा कि 19 से अभी थोड़ी देर पहले ग्राफ मैंने आपको दिखाया कि 61 और 71 में सबसे ज्यादा थी, उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो डेथ रेट है वो बहुत तेजी से घटी है, जिससे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो हमने बर्थ रेट बहुत स्लोली घट रही है, डिक्रीज हो रही है, और डेथ रेट उसके कंपैरिजन में बहुत तेज से घट रही है, जिसकी वजह से गैप बढ़ता जा रहा है और पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ती है। ये देखिए दोनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। Why there are so many children in poor countries? Because children are investment goods rather than consumption goods. मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया
कि अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में गरीबों का ये मानना होता है कि जितने भी बच्चे होंगे उतने ज्यादा अर्निंग हैंड होंगे। ये वो बिल्कुल नहीं सोचते कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतने ही ज्यादा उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, गुड्स के कंजम्पशन के लिए उनकी जरूरत पड़ेगी। तो उनका मानना है वो खुद के लिए तो अपने लिए कलेक्ट करेंगे फूड, और वो बाकी माँ बाप के लिए भी कलेक्ट करके लाएंगे। तो ये जो मेंटेलिटी गरीबों में होती है, पुअर लोगों में होती है, वो पॉपुलेशन ग्रोथ को बहुत ज्यादा तेजी से पुश कर। माइग्रेशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो माइग्रेशन लो और हाई इनकम कंट्रीज में, तो माइग्रेशन फ्रॉम लो टू मिडिल टू हाई इनकम कंट्रीज, तो लोग माइग्रेट करते हैं। वैसे ही अगर हम अपने कंट्री की बात करें, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, तो जो पुअर स्टेट है, यूपी हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल या सॉरी वेस्ट बंगाल, ये छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ से लोग दिल्ली की तरह माइग्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन सिटीज की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इंटरनेशनल माइग्रेशन देखिए कितनी स्पीड से माइग्रेशन कहाँ कहाँ पे बहुत तेजी से हो रहा है। कतर में, यूएई में, कुवैत में, जॉर्डन, पैलेस्टीन, है ना। और इधर देखिए लार्जेस्ट नंबर ऑफ लाइक इंटरनेशनल माइग्रेंट्स यूएसए में, रशिया, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, कनाडा, बहुत तेजी से टॉप 10 कंट्रीज हैं जहाँ पे माइग्रेशन हो रहा है। इधर परसेंटेज वाइज दिया गया है और यहाँ पे पॉपुलेशन मिलियंस में दिया हुआ है, तो क्वांटिटी वाइज दिया गया है, तो दोनों ही अलग अलग डेटा है। रीजन, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। अब देखिए पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्री, आप देखिए यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री का पॉपुलेशन पिरामिड देखिए और यहाँ पर डेवलप्ड कंट्री का देखिए, राइट। इसीलिए वहां पर प्रॉस्पेरिटी ज्यादा है। नीचे देखिए यहाँ पे बेस बढ़ता जा रहा है डेवलपिंग कंट्री। और पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या लेना देना है। इंडियाज पॉपुलेशन इज लार्ज एंड ग्रोइंग। द रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन affect India's impressive economic growth and commitment to the empowering the living standard of citizen। तो जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इकोनॉमिक ग्रोथ उस रेट पे नहीं होने देती है, लिविंग स्टैंडर्ड भी उस रेट पे नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती जाती है, जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है उसके कंपेरिजन में पॉपुलेशन उससे तेज बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स जॉब, लेकिन वहां पर गवर्नमेंट कॉप अप नहीं कर पा रही है उस पॉपुलेशन ग्रोथ को। तो हमारी प्रॉब्लम पॉपुलेशन ग्रोथ है, ना कि गवर्नमेंट की कैपेबिलिटीज। Economic growth primarily due to the huge increase in the size of middle class consumer population, large force force comprising skilled worker, good education standard and considerable foreign investment। तो अब देखो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्यों, मतलब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी अच्छी है, तो उसमें पॉपुलेशन का क्या इम्पैक्ट। ह्यूज इंक्रीज इन साइज ऑफ मिडिल क्लास कंज्यूमर पॉपुलेशन। तो जो मिडिल क्लास कंज्यूमर पॉपुलेशन है वो क्या करती है, वो वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ सेक्शन जो इंडिया में है वो मिडिल क्लास सेक्शन है, राइट, जो कि क्या कर रहा है, प्रोडक्टिव भी है, लेकिन साथ में वो कंज्यूमर भी बड़ा है, बड़ा कंज्यूमर भी है। अ लार्ज वर्कफोर्स कंप्राइजिंग स्किल्ड वर्कर, है ना। तो अब ये जो मिडिल क्लास है उसके साथ में जो ह्यूज पॉपुलेशन हमारे पास है, हमारे पास वो एक स्किल्ड वर्कफोर्स भी बहुत ज्यादा है जो हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स की तरह भी काम कर रही है, राइट। तो ये भी इंडिया में एक कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारी पॉपुलेशन को अगर हम यूज कर पाए ह्यूमन रिसोर्स के फॉर्म में तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज हो सकती है। गुड एजुकेशन स्टैंडर्ड, और धीरे धीरे एजुकेशन इंडिया में बढ़ रही है, परसेंटेज बढ़ रहा है एजुकेशन का, ग्रोथ रेट बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे हमारे इस कंट्री में पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ने की वजह साथ साथ में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है। लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ अगर ऐसी ही होती रही तो इकोनॉमिक ग्रोथ को किसी दिन इंपेयर्ड कर देगी और हैम्पर करने लगेगी, और इनफैक्ट अभी भी कर रही है। अगर पॉपुलेशन हम कंट्रोल कर ले तो हम इसी पेस से भी अगर ग्रो करें तो हमारी ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। इंडियन इकोनॉमी, इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। बिल्कुल बात सही है, चाइना के बाद हम ही है फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री में। इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज 10th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड by the nominal GDP and third largest by the purchasing power। हम वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और थर्ड लार्जेस्ट परचेजिंग पावर वाइज। यही कारण है कि अमेरिका हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए। दैट इज द रीजन, क्योंकि हम लोगों के लिए मार्केट है, लाइक इंडिया इज अ बिग मार्केट फॉर द वर्ल्ड। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की चीज है कि इंडिया इज ए बिग मार्केट, मीन्स यहाँ का जो पैसा है वो बाहर जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम भी है। According to IMF, India is the 19th largest exporter and the 10th largest importer।
ये हमारे लिए प्रॉब्लम है इकोनॉमिक ग्रोथ। हम इंपोर्टर ज्यादा बड़े हैं और एक्सपोर्टर उससे कम बड़े हैं। तो हमें अगर ये रिवर्स फिनोमेना हो जाए कि हम ज्यादा बड़े एक्सपोर्टर बढ़ जाए चाइना की तरह और इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट ज्यादा करें, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा अच्छे से होगी और बहुत अच्छे से होगी। तो हमें ये सिनेरियो पहले बैलेंस करना है, उसके बाद एक्सपोर्ट का बढ़ाना। तो हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, जबकि एक्सपोर्टेबल आइटम इंडिया में ज्यादा है कंपेयर टू द वर्ल्ड। इकोनॉमी इज ग्रोइंग अराउंड 5%, टू स्लो 9% के आसपास जानी चाहिए हमें चाइना को सरपास करने के लिए। 9% से ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, तब हम चाइना को पछाड़ सकते हैं। इंडियाज लो कॉस्ट स्किल्ड लेबर फोर्स हैज बीन इंपॉर्टेंट डिलीवर इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इंडिया में जो हमारी स्किल्ड लेबर फोर्स है वो लो कॉस्ट है, चाइना में विश्व भी लो कॉस्ट है, इसीलिए चाइना हमसे आगे। ये आप देख पा रहे हैं ट्रेंड है, पॉपुलेशन ग्रोथ और इधर जीडीपी ग्रोथ रेट है। अब इसको ग्राफ पे देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये दिखा रही है पॉपुलेशन, और ये जो रेड वाली लाइन है ये अभी दिखा रही है फूड ग्रेन्स का ग्रोथ, और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट है ना। तो जीडीपी ग्रोथ रेट उसके कंपैरिजन में वैसे ज्यादा तेज है। तो दैट इज ए लाइक हेल्दी सिनेरियो फॉर आवर दिस वन पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। अभी भी हम एक बैलेंस सिचुएशन में हैं, लेकिन अगर इस पॉपुलेशन ग्रोथ को कम कर दें तो हम और अच्छी सिचुएशन में पहुंच सकते हैं। देखिए दैट इज इंपॉर्टेंट इन पॉवर्टी। तो पॉवर्टी में अगर आप देखेंगे इंडिया कहां पर आ रहा है, तो कंट्रीज विद द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ लिविंग ऑन 1.25 और लेस डॉलर पर डे। तो हम लोग पुअर किसको कहते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पुअर कौन है, ऐसे लोग जो 1.25 डॉलर पर डे से कम कमा रहे हैं उनको हम पुअर कहते हैं। इंडिया में ये पॉपुलेशन 14.6 क्या है मिलियन, आप समझिए इतने मिलियन लोग हमारे यहाँ बिलो पॉवर्टी। तो अभी भी आप देखिए वर्ल्ड की एक लार्जेस्ट पुअर पॉपुलेशन हमारे कंट्री में है, जिसे कि हमें अपलिफ्ट करना है। इसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैपिटल इन्फॉर्मेशन सो एडवर्सली अफेक्टेड द कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये रिसोर्सेज को बहुत एक्सप्लॉइट करती है, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में पॉपुलेशन कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स हमारे इंडिया में इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, और भी बहुत सारे हमारी ग्रोथ की जो रेट्स उनको हैम्पर करने का नाम। और एग्रीकल्चर पे आ जाते हैं। टोटल एरिया ऑफ कंट्री इज फिक्स्ड एंड वेयर द एग्रीकल्चर इज प्रीडोमिनेंट। बिल्कुल बात सही है, 60% हमारा कंट्री एग्रेरियन कंट्री है। पॉपुलेशन इंक्रीजेस एट द फास्टर रेट, लार्जर एंड लार्जर एरिया ऑफ लैंड इज नीडेड फॉर ड्वेलिंग यूनिट्स। तो अब क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ने की वजह से जो एग्रीकल्चर एरिया है उसकी जगह रेजिडेंशियल में कन्वर्ट होता है, इंडस्ट्रियल में कन्वर्ट हो जाता है, रोड्स में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो हमारे पास धीरे धीरे एग्रीकल्चर जो लैंड है वो कम होती है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, फीड ज्यादा लोगों को करना है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड कम हो जाएगी तो धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी हमारी हैम्पर हो जाएगी। तो हम पॉपुलेशन को इतना खिला नहीं पाएंगे, मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे an estimated half of the India 329 million hectare of the soil is degraded। अब देखिए इतना हेक्टेयर जो है वो डिग्रेड हो रहा है, किसकी वजह से, रेजिडेंशियल में कन्वर्ट कर रहे हैं लोग, ठीक है, धीरे धीरे से रोड्स बन रही हैं। इंडिया विल लूज ऑल इट्स प्रोडक्टिव लैंड एंड डिजर्टिफिकेशन विद इन 200 years। तो अब देखिए इंडिया विल लूज ऑल ऑफ इट्स प्रोड्यूस लैंड, अगले 200 सालों में इंडिया की जो लैंड होगी, प्रोडक्टिव लैंड है, उसका लॉस हो जाएगा। और आज के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से लॉस होता जा रहा है, अगर होता गया तो हमारे पास लोगों को खिलाने के लिए, पैदा करने के लिए लैंड नहीं होगी। इफेक्ट ऑन वाटर एंड ग्रासलैंड्स। वाटर टेबल इंडिया धीरे में धीरे डाउन होता जा रहा है। एवरी ईयर इट इज द प्रेडिक्टेड दैट इंडिया विल क्रॉस इनटू द वाटर स्कैरिसिटी बाय 2025। आगे की बात छोड़िए, अभी की डेट में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे वर्ल्ड में वो पार्ट है, बहुत सारे इंडिया में वो पार्ट है जहाँ पे वाटर स्कैरिसिटी, जो वाटर जो प्रॉब्लम है वो अभी परसिस्ट करती है, अभी भी वाटर प्रॉब्लम है। दिल्ली आप ले लीजिए, चेन्नई में लास्ट टू लास्ट ईयर चेन्नई में वाटर टेबल 2000 फीट से नीचे चला गया और पूरे चेन्नई में वाटर क्राइसिस आ गई, राइट। तो इंडिया में वाटर रिसोर्सेज जो है वो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। रीजन क्या है, ज्यादा पॉपुलेशन है, एग्रीकल्चर के लिए भी वाटर ज्यादा चाहिए, लोगों के यूज करने के लिए भी वाटर ज्यादा चाहिए, तो वाटर का एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से वाटर टेबल नीचे आ रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है।
आगे देखते हैं। फॉरेस्ट में धीरे धीरे हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर रेजिडेंशियल प्लेसेस प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, प्रेमाइसेस बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, तो डिफॉरेस्टेशन बहुत तेजी से हो रहा है। तो बढ़ती पॉपुलेशन से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। मिनरल रिसोर्सेज, हमको ज्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए ज्यादा हम मिनरल एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अगले 50 सालों में, नेक्स्ट 50 ईयर में कोल पूरा का पूरा आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा, और अगले लाइक 70 ईयर के आसपास में जितना भी डीजल, पेट्रोल, मिनरल ऑयल है वो सब खत्म हो जाने वाला है। तो हमारे जो मिनरल्स होते हैं वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो पॉपुलेशन कंट्रोल हमें करना बहुत इमीडिएटली हमें करना चाहिए, जिसकी वजह से इन चीजों को रुका है। Food scarcity. To provide the food for requirement of the additional population, India will have to constantly increase the food production 3% per year. हमें करंट जो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको खिलाने के लिए हमारी एग्रीकल्चर जो ग्रोथ रेट है वो 3% पर ईयर होनी चाहिए, जो कि करंटली नहीं है, 1% के आसपास अप्रोक्सीमेटली होगी, क्योंकि हम एग्रीकल्चर में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे ही नहीं रहे हमारे कंट्री में। हाउ टू रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ? एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रीज को बढ़ाना पड़ेगा। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन एरिया। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाने से ही काम नहीं चलेगा, हमें पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना पड़ेगा, और साथ में क्या, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी पड़ेंगी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का क्या मतलब होता है? दिल्ली में रिसोर्सेज ज्यादा है, बिहार में रिसोर्सेज कम है, तो हमें सब जगह इक्वल रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज डेवलप करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से माइग्रेशन रुक जाए, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बैलेंस बनने लगे। इंक्रीज इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस फॉर वीमेन। तो वीमेन को अगर हम ज्यादा एम्पावर करेंगे तो वो वहां पे जो प्रोडक्टिविटी है, जो कि हमने अभी बढ़ा, एफटीआर जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है, वीमेन को एजुकेट करके, वीमेन को एम्प्लॉय करके, उनकी वेजेस बढ़ा करके, जिससे कि उनकी डिपेंडेंसी कम की जा सके। तो जिससे कि क्या होगा, हमारे इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रिड्यूस की जा सकती है। इंक्रीज द मिनिमम एज ऑफ चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर की वो ऑलरेडी हमारे कंट्री में है, पूरे वर्ल्ड का जो WHO का नाम है वो 15 है, लेकिन इंडिया में 14 ईयर है। प्रोवाइड बेटर ओल्ड एज, बिल्कुल पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करनी है। राइजिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज, तो अभी तो ऑलरेडी हमने रेज कर रखा है, 21 ईयर कर रखा है, तो लाइक इट नीड्स टू बी रेज मोर एंड मोर। गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट दैट, लेट्स सी। वैसे अभी नियर फ्यूचर में कोई चांसेस नहीं है कि गवर्नमेंट बढ़ा दे, ऑलरेडी गवर्नमेंट ने काफी बढ़ा रखी है। इंप्रूव द चाइल्ड हेल्थ एंड रिड्यूस द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR कम करना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग हम ऑलरेडी कर रहे हैं और हमें अच्छा करने की जरूरत है। मॉनेटरी सब्सिडीज टू स्मॉल फैमिलीज, जो छोटी फैमिली है, स्मॉल फैमिलीज, उनको सब्सिडीज दी जानी चाहिए। अभी भी हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू उनको फूड, ग्रेन्स एंड ऑल दैट प्रोवाइड करा रहे हैं। पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड इन इंडिया, तो देखिए इंडिया और चाइना वर्ल्ड की लार्जेस्ट सोसाइटी है। India, which well under 2/3 of the China's population, half of the century ago, it's projected to surpass the China. अभी हम 2050 में चाइना को सरपास कर जाएंगे, और अगर हमने अभी इफेक्टिवली इसको कंट्रोल कर लिया, मे बी चाइना से हम पीछे ही रहे अभी भी, और यही हमारे लिए अच्छा होगा। तो कंक्लूजन क्या है? इंडिया इज स्टिल अटेनिंग इट्स हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिस्पाइट ऑफ राइज इन पॉपुलेशन। बिल्कुल सही बात है, हमारी पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है उसके कंपैरिजन में हम काफी अच्छा कर पा रहे हैं। Yet there is rising problem in India concerning the poverty, unemployment, significant increase in the demand for the food, water and energy. बिल्कुल बात सही है, फूड और वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज से ग्रो कर रही है। सो इट बिकम द नेसेसरी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने टॉपिक के स्टार्ट में कहा था, यूपी में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आ रहा है, पूरे कंट्री में पॉपुलेशन कंट्रोल बिल आना चाहिए, और 2 चाइल्ड नहीं 1 चाइल्ड नॉर्म्स को हमें सपोर्ट करना चाहिए, जिससे कि हम बहुत जल्दी से पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकें और कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश कर सकें। एजुकेशन, अवेयरनेस, empowerment of women and child health will bring down the fertility rates and population growth. अगर हम ये कर पाए तो पॉपुलेशन ग्रोथ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट दी पॉपुलेशन। इंडिया का ट्रेंड आपने देखा, वर्ल्ड और इंडिया का कंपैरिजन देखा, इंडिया और चाइना का कंपैरिजन देखा, और हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या रिलेशन है ये भी आपने देखा। फिर कंक्लूजन